हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्णा एकेडमी में। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। आज छठा वीडियो है और छठा प्रैक्टिस सेट सीरीज है। तो स्वागत है आप सभी का। शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल पे नए हों तो कृपया करके आप भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करें। और हाँ, कमेंट अवश्य करें, ताकि कोई भी अगर सुझाव हो या जो भी हम क्वेश्चन आपसे अराइज कर रहे हैं, कृपया करके उसे जवाब देने की निरंतर कोशिश करते रहें। इससे आपका स्किल डेवलप होगा। तो ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान सहित जो भी करेंट अफेयर है इसमें कराई जाएंगी। और बेहतर कंटेंट के लिए एकदम निश्चिंत रहें, आप किसी भी परीक्षा को पास कर जाइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, कंट्री के अंदर कितने स्टेट हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6। तो ऑस्ट्रेलिया देश में कुल 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो निम्न है। पहला है क्वींसलैंड, उसका राजधानी है ब्रिस्बेन। दूसरा है न्यू साउथ वेल्स, उसका राजधानी है सिडनी। तीसरा है विक्टोरिया, जो कि सबसे छोटा राज्य है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य विक्टोरिया, जो कि मेलबर्न इसका राजधानी है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ राजधानी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी डार्विन है। और अब केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, एक है कैनबरा, तो उसका राजधानी कैनबरा ही है। और एक है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होबार्ट है। तस्मानिया तस्मान सागर से ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। तो ये भी पूछता है कि तस्मान सागर कहाँ है, तो यानी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच तस्मान सागर है। तस्मानिया केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, जिसे ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे बड़ा देश है। इस महाद्वीप को ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं या महादेश कहते हैं। लेकिन आमतौर पे चूंकि यही एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है बड़े देश में, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महादेश भी किया जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया ही राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में अंटार्कटिका महादेश में माउंट इरेबस ज्वालामुखी है, जो कि पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम और सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी जो यहाँ पे है पृथ्वी, पहले ये हो गया ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, तो यानी ये दक्षिणतम जो भी अंटार्कटिका महादेश है, इसे महादेश के रूप में काउंट किया गया है। तो इस महादेश पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको माउंट इरेबस कहा जाता है। अगला है यूरोप के इटली में स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है। तो यूरोप भी हो गया कि इसमें स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है, जहाँ ये किस देश में है, तो ये इटली में है, जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। और इसी के वजह से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जो ये भूमध्य सागर हो गया, तो भूमध्य सागर के यहाँ पे जिसे जिब्राल्टर जल संधि हो गया, जिसे कि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने के लिए जो कि जिब्राल्टर जल संधि है यहाँ पे, इसे भूमध्य सागर का कीज यानी चाबी भी कहा जाता है। तो इसी के बगल में यहाँ पे इटली है, ऐसे लटका हुआ देश है। यहीं पे स्ट्रामबोली है, जो कि भूमध्य सागर में आप प्रवेश करिएगा रात में, जहाज लेकर जब प्रवेश किया जाता है तो ये चमकता रहता है। तो इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी है, जो कि मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो दक्षिण अफ्रीका का भी हो गया कि इसमें तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है। यूरोप में ये हो गया स्ट्रामबोली। अंटार्कटिका में माउंट इरेबस, यानी ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है पियरे क्यूरी, ऑप्शन सी है हेनरी बेक्यूरल, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेक्यूरल। हेनरी बेक्यूरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है बर्नौली नियम, ऑप्शन बी है स्टोक नियम, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज का सिद्धांत और ऑप्शन डी है पास्कल का नियम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पे आधारित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? कौन सा रंग प्रकीर्णन मतलब होता क्या है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है बैंगनी और ऑप्शन डी है पीला। प्रकीर्णन मतलब होता है कि यहाँ पे अगर लाइट जा रही है तो अगर इसके बीच में कुछ पड़ गया तो ये सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित यानी बिखरती है। ये कौन सी लाइट है? तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। बैगनी सबसे ज़्यादा अपने पथ पर विचलित होती है, जिसे प्रकीर्णन कहा जाता है। विचलन वो नहीं, विचलन एक दूसरा हो गया, लेकिन प्रकीर्णन मतलब किसी अवरोध से टकराने के बाद कई भागों में सबसे ज़्यादा बिखरती है। इसे एक हम प्रिज्म के माध्यम से देख सकते हैं। ये व्हाइट लाइट हो गया जो कि श्वेत प्रकाश, और इसमें से प्रिज्म पे पड़ता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये देखिए लाल रंग सबसे, देखिए यहाँ से लाल रंग जा रहा है, सबसे कम ये हुआ है प्रकीर्णित, सर सबसे कम हुआ है। और बैगनी देखिए सबसे ज़्यादा बैगनी रंग प्रकीर्णित होगी, फैलाव यही बैगनी है। तो इसे विबग्योर भी, नीचे से विबग्योर भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य अगर पूछा जाए तो रेड लाइट का यानी लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। अगर सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन तो बैगनी का, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। ये एक लाजमी भी है कि अगर बिखरेगा नहीं तो अगर सीधे रास्ते में जाएगा तो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा, अगर बिखरेगा तो सबसे कम दूर तक जाएगा। इस तरह भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन डी है यूएनओ सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट यानी CO2 और CFC जो हो गया, इसमें कम उत्सर्जन करने के लिए इस प्रोटोकॉल में कहा गया। तो अब इसमें कुछ कुछ विश्व स्तरीय सम्मेलन हुए हैं, उसे देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन जो कि ईरान में हुआ था 1971 में, जिसका थीम था आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण कंजर्वेशन। जितने भी आर्द्र भूमि हैं उनके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन ईरान में बुलाया गया था 1971 में। बान कन्वेंशन, बान जर्मनी का शहर है जो कि 1979 में, इसका थीम था कि सीमा जितने नज़दीक पक्षी हैं, स्थलीय जीव हैं और समुद्री जीव हैं, इनको बचाना है। ये बान कन्वेंशन जर्मनी के द्वारा फैसला लिया गया। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ है शहर? फ्रांस में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। इसका विषय था कि ओजोन क्षरण जो संरक्षण है इसे करना है, यानी ओजोन के क्षरण से बचाना है। और 197 देश इसमें शामिल हुए हैं। वियना कन्वेंशन जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, 1988 में वियना कन्वेंशन हुआ था और ये भी ओजोन संरक्षण से संबंधित है। रियो शिखर सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील में है, और 1992 में पृथ्वी जैव विविधता दिवस, पृथ्वी जैव विविधता संरक्षण, और यहीं से पृथ्वी जैव विविधता दिवस भी मनाया गया। तो ये पृथ्वी जैव विविधता संरक्षण इसी 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन से बचाव किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक जापान का शहर है और यहाँ एक प्रोटोकॉल 1997 में हुआ जिसमें CO2, देखिए ध्यान से, यही क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट, तो ये CO2 उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण करने के लिए ये इसमें विषय रखा गया। अगला है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया भी जापान का एक शहर है और ये नागोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था, और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो है ये संरक्षण के लिए ये प्रोटोकॉल बुलाया गया था। किगाली समझौता, किगाली जो कि है रवांडा की राजधानी है,
और इस किगाली में समझौता हुआ था 2019 में, और जलवायु परिवर्तन संबंधित इसमें विषय रखे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? यानी नी से नहीं, वनीकरण यानी वन को कम करने का प्रभाव इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है मृदा अपरदन, ऑप्शन बी है शहरीकरण, ऑप्शन सी है जैव विविधता में कमी, और ऑप्शन डी है हिमालय में जल स्रोत का सूखना। निर्वनीकरण का प्रभाव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय में जल स्रोत, शहरीकरण। तो शहरीकरण से निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं होता है। अब देखते हैं कि भारत में 1951 से 71 तक 25 लाख हेक्टेयर भूमि के वनों को नष्ट कर कृषि क्षेत्र बनाया गया। 1951 से 71 तक 25 लाख हेक्टेयर तक बनाया गया। अज्ञानता, आज भी कुछ वनों में आदिम जाति के लोग रहते हैं। ये आदिवासी अज्ञानवश अथवा अधिपत्य मानकर कृषि हेतु भूमि के लिए वनों में आग लगाकर कम स्थान पर खेती कर पेट पालते हैं। वो जो आग लगाकर और कृषि किया जाता है उसे झूम कृषि का भी हम रूप देख सकते हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है कि एक जगह कृषि करके फिर वहाँ जलाकर एक जगह जहाँ पेड़ लगा है पेड़ों को जलाकर कृषि करते हैं, फिर अगले बार दूसरे जगह को पेड़ को जलाकर फिर वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं। इस अज्ञान के कारण वनों का अवैध कटाव हो रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित यानी भूमि से बंधी हुई नदी है, यानी एक भूमि से निकलती है और दूसरी भूमि में गिर जाती है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, और ऑप्शन डी है कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी, क्योंकि लूनी नदी राजस्थान में ही निकलती है और राजस्थान में ही भूमि बंधित हो जाती है, यानी राजस्थान के जो मरुस्थल है उसी में समाहित हो जाती है। लूनी का उद्गम अरावली श्रेणी में अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। तत्पश्चात यह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसके अन्य नाम साकरी, लवणकी, लवणाद्री और खारी मिट्टी नदी है। इसका जल बहुत ही खारा है, क्योंकि ये रेगिस्तान से होकर बहती है, तो इसका जल खारा होगा ना, लाजमी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, यानी शीत ऋतु में भी हमारे उत्तर भारत में उत्तर भारत के से कुछ बिहार तक वर्षा होती है। तो इसका कारण क्या है, यही पूछ रहा है प्रश्न। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से लौटते हुए मानसून से। इसमें किससे वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। इसे इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में देखते हैं कुछ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर, अभी जो भूमध्य सागर के बारे में बताया कि इटली उसमें लटका हुआ है, यानी लटका हुआ देश के रूप में आप पहचान कर सकते हैं, जहाँ से उसे जिब्राल्टर की जल संधि अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है उसके बारे में भी हम बताए हैं। तो वही भूमध्य सागर है जहाँ पे उत्पन्न होता है क्या, ये पश्चिमी विक्षोभ, तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण यानी बाहर वाला उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में भी चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी तथा कोहरे के लिए जिम्मेवार है। इसका ये भले ही अगर बर्फबारी या कोहरा करता है या अचानक वर्षा कराता है, लेकिन कुछ कुछ फसलों के लिए जैसे गेहूं चने के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है उत्तर भारत में। जैसे जैसे फसल जिस राज्य में बोए जाते हैं उस राज्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है। पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ
इसके नाम में निहित है। यह विक्षोभ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आता है। ये विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली है। वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं, यानी जेट धाराओं के साथ ही ये यात्रा करने लगती है। विक्षोभ का तात्पर्य विक्षुब्ध क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है। प्रकृति में संतुलन मौजूद है, जिसके कारण एक क्षेत्र में हवा अपने दबाव को सामान्य करने की कोशिश करती रहती है। इसीलिए ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर जेट स्ट्रीम धाराओं के साथ प्रवाहित होती हैं, जिसे हिंदू कुश पर्वत से कुछ एक धारा भारत में पहुंचती है और यहाँ हिमालय से टकराकर हिमालय की ऊंचाइयों के सहारे चढ़ते हुए अपना नमी खो बैठती हैं और नमी खोने के बाद वर्षा कराती हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन जनजाति समूह सर्वाधिक है, यानी कौन सा जनजाति, यानी जनजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, तो कौन सी एसटी समूह सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है संथाल, ऑप्शन डी है नायकड़ा। इसका राइट आंसर है भील। भारत में सबसे ज़्यादा भील जनजाति है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 645 अलग अलग ट्राइब्स हैं। अगला प्रश्न है, असम राइफल को पहले किस नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। तो इसका एक पहला ऑप्शन है असम पुलिस, ऑप्शन बी है असम सुरक्षा बल, ऑप्शन सी है कछार लेवी, ऑप्शन डी है असोम तट बल रक्षक बल। तो इसका राइट आंसर है कछार लेवी। इसे सबसे पहले कछार लेवी के रूप में स्थापना किया गया था। कब स्थापना किया गया था, तो ये 1835 में, और तत्पश्चात 1917 में इसका नाम असम राइफल पड़ा। और इसकी प्रशासनिक ये ड्यूअल क्या कंट्रोल होता है, प्रशासनिक संचालन गृह मंत्रालय के यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है और परिचालन इसका थल सेना करती है। और असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सागवान हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड सभी हैं, इसे याद करना अति आवश्यक है। सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था, 1939 के रूप में 39 में आंतरिक सुरक्षा के लिए, यानी जितने भी भारत में आंतरिक सुरक्षा होंगे उसके लिए सीआरपीएफ का गठन किया गया था। इसका ये महानिदेशक कौन है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आईटीबीपी 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, तो चीन बॉर्डर पे आईटीबीपी तैनात है, जिसका अभी महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है। एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल, इसका ये फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। सीआरपीएफ का है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और एसएसबी का है सीमा सुरक्षा बल। ये 1963 में स्थापित हुआ था। ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे है। इनका महानिदेशक है संजय अरोड़ा। अगला है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये 1965 में गठित हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर ये तैनात है और इनका महानिदेशक नितिन अग्रवाल है। सीआईएसएफ 1969 में औद्योगिक कार्य के लिए और ऑफिशियल वर्क के लिए, जैसे किसी का सुरक्षा देना हो या कहीं कुछ भी अगर आंतरिक कार्यों के और इंडस्ट्रियल कार्य के लिए। और इनका जो ये है महानिदेशक सिलवर्धन सिंह। और एनएसजी जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के उद्देश्य से गठित किया गया था, जो कि है अनूप कुमार सिंह इनके महानिदेशक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है पोलो, ऑप्शन सी है रोविंग, और ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। पोलो से कितने कप संबंधित है, इजर कप और राधा मोहन कप। टेबल टेनिस से बर्ना बेलक कप, फुटबॉल से डूरंड कप, निजाम गोल्ड कप, रोवर्स कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, विट्ठल ट्रॉफी इत्यादि हैं। भारोत्तोलन से वर्धमान कप, क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, शीश महल, बिंजी ट्रॉफी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेस्ट्रल किससे संबंधित शब्द है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है वृक्ष, ऑप्शन सी है पशु चारागाह और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है पशु चारागाह। पशु चारागाह के अध्ययन को पेस्ट्रल कहते हैं। और एक नया टर्म अभी आया है, ये करंट अफेयर का है, एग्री सिल्वी पैस्टोरल। पैस्टोरल यहाँ टी छूटा हुआ है, इसे टी कर लेंगे, पैस्टोरल। इसका मतलब होता है कि कृषि के साथ वृक्षारोपण और पशु के चारागाह की उत्तम व्यवस्था। यानी ये तीनों अगर कर रहे हैं, एक मिश्रित कृषि होता है कि जिसमें बागवानी भी और कृषि भी, लेकिन ये हो गया एग्री सिल्विक पैस्टोरल का मतलब होता है कि कृषि, वृक्षारोपण यानी वनारोपण और पशु के साथ पशु का चराई भी, तीनों एक ही साथ करने का मतलब है एग्री सिल्वी पैस्टोरल। ये परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। पैस्टोरल का अर्थ है पशु चारागाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? ऑप्शन ए है उत्तर भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है पूर्व तटीय भाग और ऑप्शन डी है पश्चिमी तटीय भाग। तो रामोसी आंदोलन पश्चिमी तटीय भाग में हुआ था। यानी पश्चिमी तटीय भाग कहने का अर्थ जो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, गोवा, केरल, और पूर्वी तटीय भाग कहने का अर्थ हो गया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक उड़ीसा। ये पूर्वी तटीय भाग हैं और ये पश्चिमी तटीय भाग हैं और ये पूर्वी तटीय भाग हैं। तो ये अब देखते हैं कि रामोसी वे लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य के सतारा, पुणे आदि जिलों में मराठा सेना और पुलिस के निचली रैंकों में सेवा की। पहले रामोसी शब्द से आपको क्लियर हो जाना है कि ये महाराष्ट्र राज्य के सतारा, पुणे आदि जिलों में मराठा सेना में पुलिस और निचली रैंकों के स्तर में सेवा किए थे। ब्रिटिश प्रशासन के नए पर्यटन के खिलाफ चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में 1882 में रामोसी विद्रोह हुआ था। विद्रोह या विरोध भू राजस्व के भारी मूल्यांकन और इसके संग्रह के कठोर तरीकों के खिलाफ था। यानी जितना भी कठोर जो कि भू राजस्व का मूल्यांकन हुआ और इसके संग्रह था, इसी के वजह से रामोसी लोग विद्रोह किए थे। क्यों? क्योंकि ये खुद ही सेना में काम कर रहे थे और इनका वेतन उतना अधिक नहीं था। जब ब्रिटिश शासन आया तो ये भारी इनके संग्रह किए इनसे कर को, इसीलिए ये विद्रोह कर दिए। तो ये कुल मिला के पश्चिमी तटीय भाग में रहते थे। रामोसी विद्रोह अकाल विरोधी उपायों को हल करने के लिए ब्रिटिश विफलता के खिलाफ एक किसान नेतृत्व वाला विद्रोह था। इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के, रामोसी विद्रोह का। आज का अंतिम प्रश्न, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 236, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 226। तो पहले आइए समझते हैं कि रीट क्या है। तो रीट है किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकने वाली एक आदेश है। ये कौन जारी कर सकता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ये न्यायिक संस्था के खिलाफ भी जारी हो सकता है और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ भी जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। यानी अगर एक डीएम हो गया तो डीएम भी अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम कर रहा है, ज़्यादा मतलब कि अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम कर रहा है, तो भी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिट निकलवा सकते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यही रिट है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टियोरी और क्यू वारंटो, ये 5 प्रकार का रिट होते हैं। भारत में मौजूद 5 प्रकार के रिट है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, ये अनुच्छेद जो 32 है ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन प्रश्न में पूछा है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय 226 के तहत जारी कर सकता है। सामान्य कानून में एक रिट का अर्थ किसी कार्यकारी या न्यायिक प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने
को अपनी शक्तियों के भीतर एक लिखित आदेश है। अगर कोई अपने शक्ति से बाहर काम कर रहा है तो उसके लिए रिट एक लिखित आदेश है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेगा और ये हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करेगा। भारत में कुल 5 प्रकार के रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टियोरी और क्यो वारंटो। याचिका अपने दावे और आसपास मौजूद साक्ष्यों के आधार पर किसी प्राधिकारी से कुछ मांगने का एक औपचारिक तरीका है। और आज के लिए बस इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसे वीडियो को लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल पे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके और मेहनत भी और ज़्यादा आपके हित में हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।